हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीगल एथिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर लॉयर्स एंड बेंच बार रिलेशन के अगले लेक्चर के बारे में। तो इसमें अगला लेक्चर जो आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है जुडिशरी में भी, जो हमारे सब्जेक्टिव पेपर में आता है और हमारे लॉ में पूछा जाता है कि किन मामलों में अवमानना जो होता है वो दंडनीय नहीं होता। व्हाट आर द केसेस वेयर कंटेम्प्ट इज नॉट पनिशेबल, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस कंडीशन में पनिशेबल नहीं माना जाता, मतलब दंडनीय नहीं माना जाता। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का धारा 13 आर्टिकल 13 के अनुसार कोई भी न्यायालय किसी विधि या किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिशेबल नहीं मानेगी अगर वह मामला जिसकी तहरीर चल रही है वो विधि के अनुरूप होती है, विधि के अनुरूप होती है और उसमें कोई अगर ऑब्जेक्शन करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होगा वो पनिशेबल नहीं माना जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की जो आर्टिकल 13 है उसका एक मतलब ये भी निकल के आता है कि किसी भी मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड नहीं दिया जा सकता यदि जो कोर्ट है वो इस बात पर संतुष्ट हो जाए कि इस प्रकार के कंटेम्प्ट प्रायः, मतलब इस प्रकार से न्यायालय की कार्यवाही को स्वच्छता पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक विधि के विधानों के अनुसार अगर की जा रही है तो उस मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होगा वो पनिशेबल नहीं माना जाएगा। मतलब अगर विधि के अनुरूप चल रही है और उसमें कोई ऑब्जेक्शन करता है, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बहस, कोई तहरीर चल रही है और उसमें वादी पक्ष या प्रतिवादी पक्ष ऑब्जेक्शन करते हैं, अगर वो विधि के अनुसार होगी, क्वेश्चन पुटअप करने की तरफ होगी, जो न्यायालय की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा होगा, लेकिन उसके लिए सजा नहीं मिल सकती क्योंकि वो न्याय के अनुसार किया जा रहा है। अब इसी में एक अगले टॉपिक की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या होता है, कार्यकारिणी समिति। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 1 का आर्टिकल 10 का 1 किसी भी स्टेट बार काउंसिल में सिचुएटेड जो समिति होगी वो कार्यकारिणी समिति, एग्जीक्यूटिव समिति का गठन कर सकती है, जो काउंसिल द्वारा अपने सदस्यों से निर्वाचित 5 सदस्यों से मिलकर बनी होगी। लेकिन अगर इंडियन बार काउंसिल की बात करें, जो उनके द्वारा एग्जीक्यूटिव कमेटी गठित जो होती है उसमें टोटल 9 सदस्य होते हैं। अगर स्टेट बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी है तो उसमें 5 सदस्य होंगे और इंडियन बार काउंसिल की अगर कमेटी है तो उसमें टोटल 9 मेंबर होंगे। तो ये हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी होगा। अब इसमें बात करते हैं स्पेशल कमेटी का गठन, विशेष समिति का गठन कब होता है। तो एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 8 के अंतर्गत चुनाव की उपस्थिति में एक स्पेशल कमेटी का गठन किया जा सकता है धारा 8 के अंतर्गत, जहां पर एक स्टेट बार काउंसिल 5 साल के समय सीमा की अवधि समाप्ति के पूर्व इन सदस्यों के चुनाव के लिए प्रावधान करती है। मतलब 5 साल के अंतर्गत स्टेट बार काउंसिल इनके चुनाव का प्रावधान करती है। ठीक है। अब विशेष मतलब स्पेशल कमेटी में अध्यक्ष होने के लिए धारा 3 की उपधारा 2 का ध्यान से सुनिए, अध्यक्ष होने के लिए धारा 3 की उपधारा 2 के काम में दिए गए नियमों के अनुसार किसी स्टेट एडवोकेट काउंसिल का पदेन सदस्य होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि जब 2 सदनों का स्टेट बार काउंसिल का चुनावी अनुक्रमांक और पर अधिवक्ताओं के बीच में स्टेट बार काउंसिल द्वारा नामित किया जाएगा तो स्टेट बार काउंसिल के कार्यों का वो उन्मोचन कर सकता है, मतलब उसके कार्यों को कर सकता है। तो इसलिए विशेष समिति का गठन किया जाता है ताकि उस बार काउंसिल, चाहे स्टेट हो चाहे इंडियन बार काउंसिल हो, हमारी सेंट्रल बार काउंसिल,
उसके द्वारा जो किए गए चुनावों के द्वारा प्रक्रिया होती है और उसमें जो किए गए कार्य पूरा पूरा हस्तक्षेप रहता है, उन्मोचन कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं और कोई भी डिसीजन सुना सकते हैं जो कमेटी है उस कमेटी के नियमों के अनुसार। अब इसमें एक अगले टॉपिक की बात करते हैं, लीगल एडवाइस, विधिक परामर्श क्या होता है। तो विधिक परामर्श क्या होता है? विधिक परामर्श से तात्पर्य विधिक जानकारी उन लोगों को प्रदान करना है जिनके जो पीड़ित व्यक्ति जिसको न्याय नहीं मिल रहा, जिसको न्याय का अभाव है, उसको विधिक परामर्श के देने की जानकारी दी जाती है। इसके लिए कई समितियों का गठन किया जाता है तथा उनके कार्यों को, जैसे सीनियर एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट के कार्यों को देखा जाता है कि कैसे वो विधिक परामर्श कर रहे हैं और लोगों के बीच में न्याय का क्या एक चेहरा उतर के आया है। तो ये एक लीगल एडवाइस हो गई। इसी में एक अगले टॉपिक की हम बात करते हैं, नामांकन के लिए जो इनरोलमेंट है, डिसक्वालिफिकेशन फॉर इनरोलमेंट। नामांकन के लिए निरर्हता, मतलब डिसक्वालिफिकेशन फॉर इनरोलमेंट। तो नामांकन के लिए निरर्हता क्या? अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 का ये उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट नहीं किया, मतलब अगर कोई एडवोकेट किसी स्टेट बार काउंसिल में अगर उसकी नाम दर्ज नहीं है तो वो नैतिक अधीनता से संबंधित अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है। पहला तो ये हो गया, तब उसकी योग्यता निहित की जाएगी। वह अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1995 के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध, मतलब अगर उसकी एलिजिबिलिटी कब हटाई जा सकती है किसी स्टेट बार काउंसिल से, अगर वो किसी दोष के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, या उसने अपना नाम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, या उसने विधि द्वारा स्नातक नहीं किया है और कचहरी में अगर काम कर रहा है, तो उसको दोष सिद्ध ठहराया जा सकता है और उसका नामांकन नहीं किया सकता है। इसमें कोई भी स्टेट बार काउंसिल कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि एडवोकेट जब नामांकन कराते हैं, जब बार काउंसिल अपना नाम रजिस्टर कराते हैं, तो उनको विधि की शिक्षा चाहिए, मतलब विधि द्वारा स्नातक होना चाहिए, उनको किसी भी अपराध में लिप्त नहीं होना चाहिए। अब इस धारा के उपबंध में ऐसे व्यक्ति से संबंध लागू नहीं होगा जिसके संबंध में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंधों का उल्लेख है। मतलब उसका जो पिछला जो कैरियर रहा है, जो पिछला उसका ग्राफ रहा है, वो आपराधिक नहीं होना चाहिए। इसमें केस है इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एंड एडवाइस बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिपोर्ट ऑफ 1995, सुप्रीम कोर्ट 691 के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि इंडियन बार काउंसिल का नियम, जो कि 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने से वर्जित करती है, उसकी सख्ती से परे होने का कारण शून्य है। ठीक है ना, क्योंकि अब जो एडवोकेट है उनमें एक नियम रख दिया गया कि 35 साल 40 साल के बाद आप कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। मतलब एडवोकेट का मतलब ये नहीं है कि आप 50 साल में अगर विधि द्वारा स्नातक करके आए हैं तो आप प्रैक्टिस करें, मतलब इसके लिए एक समय चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 40 साल 45 साल की उम्र में अगर विधि द्वारा स्नातक कर रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है, तो लोग गुमराह होते हैं कि यार ये इतना सीनियर वकील है। तो इसकी एक समय सीमा उम्र बांध दी गई है, जिसके लिए ये सब कंडीशन और क्राइटेरिया लगाई जाती है जिसमें उसका नामावली में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को आप जब भी देखिए तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिए कि मैंने किन किन क्वेश्चन के बारे में, किस किस टॉपिक के बारे में आपको पूरा बताया। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।